नया टॉपिक करते हैं। सॉलिड स्फीयर का हम लोग ने कल निकाला था ना। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सब सेटल हो जाओ यार। ये मेरे भाई तेरे को क्लास के बाहर ही रख दूं क्या मैं? अरे मैं शुरू हो गया, तुम शांत हो जाओ। इतना मुश्किल है क्या बात समझ पाना? नहीं ना। कल का डेरिवेशन करके आया है, प्रैक्टिस समझ में आया है पूरा? आज बताएगा? आज बताएगा ना? क्या हीरो, आपसे भी वही क्वेश्चन है, नहीं बताएगा? अरे सीधा मुंह पे मना कर रहा है, नहीं बताएगा। बिना पढ़े आए हो क्या? चले हॉलो स्फीयर का हम लोग ने आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था? अरे अरे ठीक है भाई, मेरे मुंह से निकल गई भैया। के क्यू बाय आर स्क्वायर कल आया था, फेयर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर से बैठने नहीं दूंगा। जो भी लेक्चर एब्सेंट होगा उसका फेयर कंप्लीट करने का, कैसे करना है वो तुम डिसाइड करो। सबको बोल रहा हूँ। लास्ट लेक्चर भी जब आया था एकदम पहला स्टार्टिंग में, तब भी ये बात बताया था और उस दिन आप थे प्रेजेंट, है ना? हर बार नहीं बताऊंगा कि हर बार नया नया कोई आएगा तो नया नया। आप भी कल नहीं आए थे? नहीं आए थे ना? क्यों? अरे पूछ रहा हूँ भाई, किधर बाहर घूमने गए थे, काम था? हाँ तो चाहे व्हाट्सो एवर रीज़न, अगर आपका लेक्चर एब्सेंट हो रहा है, स्पेशली मेरा, तो भाई आपके लिए और मेरे लिए अच्छा यही है कि आप एटलीस्ट लास्ट लेक्चर के नोट्स तो कंप्लीट करके आओ, क्योंकि वो कंप्लीट करके आओगे तो एक बार तो कम से कम वो सारी चीज़ें देखोगे कि क्या पढ़ाया था, है ना? तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। आगे पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी समझ में आएगा, मेरे को भी समझाने में मज़ा आएगा। अदरवाइज सब धुआं धुआं रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट जेई एडवांस तक के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेई एडवांस में भी इस बार मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन बने इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के मिला के। कितने क्वेश्चन? ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन, है ना? 3 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स मतलब कितनी रैंक ऊपर नीचे? एटलीस्ट 8 से 10,000 रैंक। कितनी रैंक? समझ रहे हो ना? तो अपने लिए एक एक क्वेश्चन और उसका एक एक मार्क्स रैंक डिसाइडर है। तो इलेक्ट्रोस्टैट याद रखने में भी इजी है क्योंकि उसके कुछ चंद फॉर्मूलाज हैं, पर इसका जो मैथमेटिक्स है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बच्चों को उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रैक्टिस की नीड होती है। वरना इलेक्ट्रोस्टैट जैसा चैप्टर तो है ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, जो पढ़ाया है उसी में से ही आता है घुमा फिरा के। बस आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। बस ये है कि ना इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। जैसे आप लोग ने ऑसिलेशन पढ़ा है क्या अभी तक? SHM वगैरह पढ़ा है? SHM का कंडीशन, उसका इक्वेशन, ओमेगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब नहीं पढ़ा है ना? ये सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी मैकेनिक्स में आप जो 2-4 डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हो ना, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एक है, रोटेशनल मैकेनिक्स एक है, फिर NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इन सारे चैप्टर जो आप अलग अलग पढ़े हो वो इलेक्ट्रोस्टैट में सब आकर एक में मिल जाते हैं। इसलिए थोड़ा टफ बन जाता है और कुछ नहीं। कि इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बस इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले से याद होने चाहिए, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज किया जाता है। किसी को मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट? एनीवन? WET वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th में नहीं हुआ है बेटा? अच्छा स्टेटमेंट बोल रही है, मैं बोला क्या बोलना चाह रही है, नहीं बोल पा रही है। अरे तुम्हें पढ़ाया तो होगा ही ना, 11th में नहीं पढ़ाया वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में नहीं। तुम्हें कैसे पढ़ाया गया? NCERT के सिलेबस से पढ़ाया गया कि महाराष्ट्र बोर्ड में? तो स्टेट बोर्ड में तुम्हें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है ना, उसी में तुम यकीन नहीं करोगे, सोचो उसमें 5 चैप्टर है। कितने? एक है NLM विदाउट फ्रिक्शन, NLM विद फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, जाके देख लेना, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, और एक और 6 है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी उसी में पढ़ा होगा, बस फॉर्मूला।
जेई में अलग चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हो गए टोटल, और बोर्ड्स में कितने थे, एक। तो तुमने मेरे को लगता है बस फॉर्मूला ही ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, अगर उतना भी याद है तो भी बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। पर ठीक है, अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं। कौन से स्फीयर की बात हो रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सिंपल, इनसाइड आउटसाइड। अच्छा, कल अपन ने एक चीज नहीं फाइंड आउट किया था, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जगह होगी तो वहां पे लिख लो ना, कहीं पे भी राइट साइड एक लाइन खींच के, या नीचे लाइंस कुछ बची होंगी, कहीं पे भी जगह तो होगी ना। डेरिवेशन करते समय भी क्या हीरो, जगह बची है नहीं, लास्ट बेंच है ना, फेयरबुक कैरी किया है ना, जिसमें कल किया था, ठीक है। उसमें ना एक जगह लिखना एट सरफेस, जैसे 2 पॉइंट अपन ने किया था ना, ए बी सी। ए क्या किया था, इनसाइड, बी क्या था, आउटसाइड, तो सी क्या है, एट सरफेस। एट सरफेस क्या हो जाएगा, सोचो। एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चीजें सॉल्व करने की जरूरत है, कि बिना सॉल्व के भी बताया जा सकता है, बिना सॉल्व के भी बताया जा सकता है। आउटसाइड वाला केस देखो, हाँ दोनों के लिए भी हो सकता है। आउटसाइड वाले केस में गॉसियन सरफेस बहुत बाहर था, अगर उस गॉसियन सरफेस का रेडियस मैं कैपिटल आर के बराबर कर दूं तो वो गॉसियन सरफेस स्फीयर पे ही बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो सरफेस का जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, कैपिटल आर। बिग आर नहीं रे, कैपिटल आर। बिग आर क्या होता है, स्मॉल का अपोजिट बोल रहा है बिग, वाह, लिख लो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर। तो एट सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, लिखो उधर एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, और फिर लिखना ई, उसके नीचे वाली लाइन में लिखो ई सबस्क्रिप्ट सरफेस इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ई सरफेस इक्वल्स टू के क्यू बाय। अच्छा, ये वो जो कल मैं मस्ती में तुम लोग को ऐसा बोला कि अरे छोड़ना, कितना जानेगा ये करेगा, ये मस्ती था, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, जब मैं सीरियस होऊंगा तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि इस बंदे का सीरियस मोड अब शुरू हो गया है ना। नहीं, मेरे को आज सर बता रहे थे कि सर आप ऐसा बच्चों को मत बोलो, तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई, वो मस्ती में था। और जिस डेरिवेशन को समझाने के लिए मैं 20 मिनट लगाऊं, उसके बाद भी अगर तुम्हें उसमें चीज़ें ना समझ आए तो यार इसका मतलब अपना बेसिक्स कहीं तो ढीला है ना। बात रही इंटीग्रेशन की, तो मैथ्स में तो चालू होगा इंटीग्रेशन, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो मैं तुम्हें बिना बताए आगे बढ़ गया। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया। आप घर पे जाके नोट्स एक बार पढ़ो, तो नहीं समझ में आए तब बोलना। इसलिए आते ही हमेशा पूछता हूँ, पिछले वाले लेक्चर में कोई डाउट नहीं है ना। थोड़ा इंतज़ार करो और खुद के ऊपर भी मेहनत करो भाई। सिलेक्शन देखो, पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस से मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि जो नोट्स मैं दे रहा हूँ उसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बार भी एडवांस के पेपर 1 में 5 क्वेश्चन, पेपर 2 में 3 या 4 क्वेश्चन मेरे नोट्स के करवाए हुए क्वेश्चन थोड़े 10-20% फेरबदल करके आए हुए हैं। एडवांस तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स पे कभी भी ये मत सोचना, शक मत करना कि पता नहीं अपने को पूरा पढ़ा रहा है कि नहीं। तुमको पूरा पढ़ाया जा रहा है, तुम कितना पढ़ रहे हो वो देखो, तुम उतना पढ़ पाओगे कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि टीचर कितना पढ़ाएगा ये डिपेंड करता है बच्चे की कैपेसिटी पे। बच्चा ही नहीं झेल पाएगा तो एक्स्ट्रा पढ़ा क्या करना है टीचर को। कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना ले लिया, चार्ज कितना दे रहे हैं अपन इसको, ये चार्ज कहाँ पे आएगा, सिर्फ सरफेस पे। कहाँ पर आएगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, अंदर तो जगह ही नहीं है, और जहां जगह नहीं है, जहां मास नहीं है, वहां चार्ज आ ही नहीं सकता। जहां मास है उधर ही चार्ज रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे अपने को अब फाइंड आउट करना है पहला कौन सा, इनसाइड केस के लिए। इनसाइड मतलब स्मॉल आर जो रेडियस होगा इट शुड बी लेस देन कैपिटल आर, यही बोलेंगे ना। क्या ड्रॉ करते थे अपन, कहां पे ड्रॉ करेंगे, इनसाइड को एक पॉइंट ले लो, ए इसका रेडियस है आर, और इसी रेडियस को, अच्छा ये क्या है, इसका शेप क्या है इस गॉसियन सरफेस का, स्फीयर, करेक्ट। क्या है ये, क्लोज सरफेस है ना, 3D सरफेस है। मेरे को बताओ गॉस लॉ यूज करें, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय, कौन सा इनक्लोज चार्ज, स्फीयर का कि गॉसियन सरफेस का, बताओ गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किया है,
जीरो, तो राइट साइड पूरा क्या हो गया? अगर राइट साइड जीरो हो गया तो इसको ई बाहर लेके मैं इंटीग्रल डी ए कर सकता हूँ। आप मेरे को बताओ ये क्या है? सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है? एरिया। एरिया जीरो है क्या? तो इसका मतलब 100% ये जीरो है। समझो, मैं डायरेक्ट भी ऐसे बता सकता था एरिया डिवाइड में डालो जीरो होगा, नहीं। इन अपने पास दो टर्म मल्टीप्लाई में है ना, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया जीरो हो सकता है क्या? तो क्या जीरो होगा? 100%। तो ई इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। कौन से केस के लिए? ठीक है। दूसरा अपन क्या ले लेंगे? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब स्मॉल आर का वैल्यू, समझ आया क्या? ले लो कोई एक पॉइंट, इधर ले लें क्या? तुम अच्छे से बनाना, ठीक है। इसका भी रेडियस कितना ले लेते हैं? आर। क्या बना देंगे अपन? गॉसियन सरफेस। ठीक है, फिर लगा दो भाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था? इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये वाला गॉसियन सरफेस? आउटसाइड वाला पूरा चार्ज ना, कैपिटल क्यू। तो इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। ई बाहर ले लो, ई आउट हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट वो बार बार नहीं बताऊंगा, कल वाले में देख लेना, सेम होगा क्योंकि स्पीयर है ना। इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई आउट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू बाय इंटीग्रल डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। कितना? ये किसका सरफेस एरिया है? नहीं, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना आया? तो 4 पाई आर स्क्वायर अपसाइलन 1 बाय 4 पाई अपसाइलन नॉट कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जागा रे, के क्यू बाय, हाँ, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सरफेस का भी निकाल लेते हैं। थर्ड क्या है? एट सरफेस। एट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? अभी बताया था, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ई सरफेस कितना हो जाएगा? सही है क्या? फटाफट लिखो जरा, बिजली की रफ्तार में छापना। अरे इसमें पानी नहीं, एक मिनट जरा। अरे ऑफिस में बॉटल झूठा होता है क्या? पता है तुम लोग को? क्या मालूम, तो ऐसा बोलना क्या मालूम। नहीं बोला तो मैं, ये झूठा रहता है ऑफिस में बॉटल। पक्का तेरे को पता है? ये नहीं मालूम है? पक्का ना? ठीक। अरे मैम ने वो अपनी हैंकी हटा ली क्या? अब वो तो खरा, तो किसकी थी? तो क्यों लेके चली गए? वैसे ही गंदा हो गया था वो तो। ए भाई, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ग्राफ बनाओ तो बुरा नहीं मानोगे। कल बनाया था तो आज नहीं बनाएगा रे? नया टॉपिक आ गया ना, नया टॉपिक है तो उसका ग्राफ नहीं बनाएगा। ई वर्सेस आर, ये क्या हो गया? आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसके पहले वाला रीजन क्या है? इनसाइड। इसके बाद वाला रीजन क्या है? इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कम है, तो ये जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जीरो रहेगा। और आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे जंप कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे जीरो से सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर आया ना, तो जंप आएगा। कैसा जंप? ये डॉटेड लाइन समझ में आ रहा है? डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इसलिए डॉटेड लाइन। जीरो से सीधा जंप किया ना, और इसके बाद कैसे जा रहा है? 1 बाय आर स्क्वायर। और ये वाला वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? अरे ई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता चल रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता सकते हो? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये देखना, ये कैपिटल आर का ही वैल्यू है ना। अरे ग्राफ तुम लोग नहीं बनाए क्या 10th में? हाँ, सरफेस ही हो गया ना आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, तो वही वाला वैल्यू आएगा।
समझ के लिख रहे हो ऐसे ही, लेटर ही लेटर है। हीरो, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यहाँ सेकेंड लास्ट बेंच, के क्यू स्मॉल आर। थोड़ा जल्दी, हम लोग को लाइन चार्ज और थिन शीट उसका भी निकालना है। आप अपने टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करते चलो साथ साथ में, उसमें डाउट होगा तो लेकर आओ, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस कराता हूं और तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। डाउट्स पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। कल को कोई ये कंप्लेन लेके मत पहुंच जाना कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं कराया। फिर से बता दे रहा हूं, जो गुम थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। ठीक है ना? तो जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल में से समय मिले वो एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है? अभी तो नहीं, अभी 2-4 और टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर उसके अच्छे खासे क्वेश्चन आप करने लगोगे। डायपोल ओपल पढ़ा था क्या 11th में? पढ़ा है ना? डायपोल, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है ना? याद है ना उसके रिजल्ट? पढ़ाई पढ़ा है, याद नहीं किया। हो गया, चले आगे। डन। तो हॉलो स्फीयर में अपने को एक चीज समझ में आ गई कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे मैं रहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी दिख रही है? कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस पे, R इक्वल्स टू कैपिटल R पे। R इक्वल्स टू कैपिटल R के अबाउट एक डिसकंटिन्यूटी है। उसके पहले हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद है तो KQ/R²। So there is a discontinuity in electric field strength at surface of hollow sphere. Note point लिखो। There is discontinuity. There is a discontinuity in electric field strength. अच्छा, 7:30 तक ही रहेगा लेक्चर, ठीक है? मतलब आज के लिए सिर्फ, मेरे को थोड़ा बाहर जाना है काम। There is discontinuity in electric field strength at surface of hollow sphere, hollow charged sphere, hollow charged sphere. Done? न्यूमेरिकल दो। सिंपल न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो लिखो भाई क्वेश्चन। ये हो गया कि नहीं लिख के पूरा? डन है? क्वेश्चन दो, नहीं है? जल्दी लो, जल्दी।
11th में ई वर्सेस आर ग्राफ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं, ठीक। ई वर्सेस आर ग्राफ छोड़ो, सब ऐसा चेहरा देख रहे हो मेरा, मैं तभी समझ गया। क्वेश्चन लिखो भाई। A solid sphere is given a charge 4q. A solid sphere of radius capital R. A solid sphere of radius capital R is given charge 4q. Find distance. Find distance from center of sphere where इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई स्ट्रेंथ, शॉर्ट में लिखा करो कैपिटल ई स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ becomes half of the surface, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है उसका हाफ कौन कौन से पॉइंट पर होगा वो फाइंड आउट करना है। ये याद रखना है, यहाँ पे हमने स्फीयर को कितना चार्ज दिया है, डेरिवेशन करते समय कितना चार्ज दिया था, तो उस वन बोला कौन है रे, हाँ क्यू, क्या नहीं नहीं वन नहीं, तो वो चीज ध्यान देना। यहाँ पे अपने को 4Q दिया है, डिस्टेंस बोला ना सॉलिड स्फीयर। अरे जागा हुआ है ना रे बेटा, जागा हुआ है ना। क्या भाई साहब? नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखना ही तो था, बस यही तो काम था। सॉल्व करने के लिए अगला जन्म लेंगे अपन, है ना। कम चिल्लाओ रे थोड़ा। चलो ई की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ई की वैल्यू, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ई का वैल्यू सरफेस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वो पूछा है। अब सरफेस पे कितना होता है ये तो हम कल निकाल चुके हैं, है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट लेक्चर का जरूर पढ़कर आया करो। मैंने बेटा वो एक्सिस पे टच करा दिया था, मैंने नहीं बताया था वो इन्फिनिटी पे जाके टच होएगा। हाँ सरफेस का तो पता है, बाकी आउटसाइड के लिए एक पॉइंट निकाल लो, एक पॉइंट इनसाइड के लिए निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। कितना है, √2r, किसने करेक्ट। √2r कहाँ आ रहा है, सरफेस के बाहर ना, एक सरफेस के अंदर भी आएगा पॉइंट, देख मुझे ऐसा लगता है। कल आप थे नहीं ना, कल वाला ग्राफ याद है क्या बच्चों, ई वर्सेस आर ग्राफ ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, ये था मैक्सिमम वैल्यू है ना। हाफ वैल्यू जहां पे भी होगा वहां पे अपने को कितने वैल्यूज मिल रहे हैं आर के,
2, ये कौन सा वैल्यू है, ये कौन सा पॉइंट है, तो इसका मतलब एक पॉइंट मिलेगा इनसाइड में और एक पॉइंट किधर मिलेगा, अगर आप आउटसाइड का फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो आपको आउटसाइड के लिए एक पॉइंट मिलेगा विच इज √2r और एक मिलेगा लेस देन √2r, 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। हाँ बेटा 2r आया, पता नहीं भाई, ये तो उसने बताया तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हें ये समझ में आया इधर जो रंगोली बनाई, हाँ क्या क्या बोला, हार्ड है। ई सरफेस कितना था बता रहे, ई सरफेस कितना है, k इंटू 4q बाय कैपिटल R², यही है ना। ई आउटसाइड मान लेते, तुम्हें जब तक समय दिया गया तब तक तुम अपना दिमाग लगाए, अब जब मैं करने लगा तो शांति से बस देखो, डाउट हो तो ही बोलो। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k4q बाय स्मॉल r² इज इक्वल्स टू हाफ k4q बाय कैपिटल R²। k4q कैंसिल हो गया, आप सॉल्व करोगे तो r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल R², तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, √2r प्लस माइनस। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट कहाँ से आएगा, और वी कैन ऑल्सो राइट ना, E इनसाइड इज हाफ ऑफ E सरफेस, ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। अरे यस और नो, हो सकता है ना। E इनसाइड का क्या फॉर्मूला है, k4q स्मॉल r बाय कैपिटल R³ इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी k4q डिवाइड बाय कैपिटल R², यही है ना, कैंसल आउट हो जाएगा क्या, तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल R/2, 2 वैल्यूज आ रहे हैं, समझे, 2 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, अरे 2 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, समझ में आया क्यों, ग्राफ अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि अपने को r के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक इनसाइड और एक, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अब आपको ऑप्शन में जो मिल जाए वो टिक मार दो। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन MSQ में आता है, किसमें आता है, मतलब मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल करेक्ट, चुपरे, मल्टीपल चॉइस मतलब उसमें एक करेक्ट होता है, तो पहले सीधा बैठ, इधर ज्यादा वजन है क्या, झुक गया है, मल्टीपल करेक्ट, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। बच्चा क्या करता है, फटाफट बस आउटसाइड से कंपेयर करता है और एक आंसर टिक मार के आता है, उसको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। चले आगे बढ़े, हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ABC, ऐसा चल रहा है ना अपना, B था स्पीयर वाला ना, चलो C है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अरे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें क्लास 11th में बताया होगा, बताया कि नहीं, तुम्हारे पास क्लास 11th के नोट्स भी हैं क्या, बचे हुए हैं, नहीं ना, शाबाश, है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड पढ़ाया है, क्योंकि जो चीज नहीं वो तो हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें तुम्हें लैम्डा सिग्मा और रो बताया होगा, लैम्डा सिग्मा और रो के बारे में तो बताया होगा ना, कि नहीं बताया है ना। लैम्डा क्या होता है, क्या ये, अच्छा लैम्डा, ओ वाह यार, बोलता है लैम्डा क्या होता है, बोलता है सर ये अरे इलेक्ट्रोस्टैट में लैम्डा क्या होता है वो पूछ रहा हूँ, किसी को भी पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, नाइस, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अब देख क्या होने वाला है, ध्यान दे, अब इसमें इनसाइड आउटसाइड नहीं होता, क्योंकि एक पतली सी रॉड है, थिन रॉड, कैसी रॉड की बात हो रही है, थिक रॉड भी होता है, पर पहले तुम थिन रॉड समझ जाओ, फिर उसके बाद थिक रॉड सॉल्व कर पाओगे। इनफाइनाइट रॉड तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपने पास एक फाइनाइट बोर्ड है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसा, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी,
तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि अपने पास एक इनफाइनाइट रॉड है, ये कैसी भी रखी हो सकती है, ऐसे भी रखी हो सकती है, ऐसे भी किसी भी एंगल पे बाहर की तरफ भी रखी हो सकती है। तो तुम परेशान मत होना कि ये ऐसे कैसे भी रखी हो सकती है, अपने को तो बस सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सा चार्ज इसके ऊपर है, पॉजिटिव लैम्डा है ना, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव लैम्डा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इनसाइड तो इससे कोई पॉइंट होगा नहीं, क्यों बोलेंगे, थिन रॉड है, तो कहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड। ध्यान देना, मेरा कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे मेरे को बताओ, अगर मैं एक स्पीयर लूँ, तो स्पीयर की वजह से क्या मैं एक स्पीयर यहाँ बना सकता हूँ एज अ गॉसियन सरफेस? हाँ, क्यों नहीं, बना तो सकता ही, पर वो मेरे को आंसर निकाल के नहीं देगा इस केस में। क्यों पता है? क्योंकि रॉड है। हमने उसमें लिखा था, पॉइंट स्टेप्स में लिखा था, देखो कि हम कैसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, जिसके लिए सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे क्या मैं इधर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, आप बोलोगे यस। बट अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। बता भी देता हूँ कैसे। स्पीयर ऐसा बनेगा ना, तो स्पीयर का ये वाला एंड चार्ज के पास होगा और ये वाला एंड चार्ज से, तो जो चार्ज से दूर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी या ज्यादा? कम होगी। जो चार्ज के पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले पाओगे। दिमाग चल रहा है कुछ? तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जिसके लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा गॉसियन सरफेस इस रॉड से सेम डिस्टेंस पर हो। स्पीयर थोड़ी सेम डिस्टेंस पे है, सिलेंडर सेम डिस्टेंस पे हो सकता है। कैसे? देख, मैंने, ध्यान देना, मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया d, है ना, आप इसको r भी ले सकते हो, r से ही कर रहे हैं तो इसको r, पर याद रखना यहाँ पे r क्या है, अरे r क्या है यहाँ पे, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। अब देख, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ना मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इमेजिनरी है इसलिए डॉटेड लाइन अपन शो कर रहे हैं। अब इस एक लाइन को मैं ऐसा 360 डिग्री घुमा दूँ तो क्या बन जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या मेरे को एक ऐसा सिलेंडर मिलेगा बड़ा सा, अरे मेरी बात सुन रहे हो तुम? पर ये सिलेंडर इनफाइनाइट थोड़ी बना सकते हैं, इस सिलेंडर का तो कुछ फाइनाइट लेंथ होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी आप अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा सिलेंडर बना सकते हो। ऐसे बनाया तो जा सकता है पर अपना काम इतने में ही हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। आप मुझे बताओ, रॉड पे जितना चार्ज है क्या सब सिलेंडर के अंदर है? नहीं ना। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो तो निकालना पड़ेगा, यस और नो। सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L, अपन ऐसा बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू, यानी तुम लेंथ बताओ कि कितना रॉड का लेंथ है, मैं चार्ज बता दूंगा। तो यहाँ पे Q इनक्लोज कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, लैम्डा इंटू कैपिटल L। ये नहीं आएगा, अरे क्योंकि कैपिटल L लेंथ है, ये वही है ना उसके अंदर। अब देखो, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरे रॉड में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे, और इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाला है वो हमेशा ऐसे जाएगा आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट में भी, क्या यही चीज 360 डिग्री हो रही होगी? समझ रहे हो? ये मैं तुम्हें ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ऊपर वाले सरफेस पे, सामने वाले सरफेस पे तो ये नहीं दिखा सकता, पर क्या इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगी? क्या बोलो, सही है? अब सिलेंडर, मैंने गॉसियन सरफेस कौन सा ले लिया है, सिलिंड्रिकल। लगा लो भाई, गॉस लॉ लगा लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। क्या हो जाता है, इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय, पर अपने पास Q इनक्लोज कितना है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे देखिए क्लोज इंटीग्रल है, पूरा सरफेस
ओपन या क्लोज सरफेस? तो इस सिलेंडर में बस ये नहीं, ये ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस भी है, तुम समझो। याद आ रहा है? तो ये जो मेरा इंटीग्रल है, देख ये जो मेरा इंटीग्रल है इसको मैं 3 पार्ट्स में लिख सकता हूँ। लास्ट में इसको दिखेगा क्या इधर लिखूंगा? तो इसको लिखूंगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्लोज इंटीग्रल हटा दिया, नॉर्मल इंटीग्रल है। ये कौन सा सरफेस के लिए? ये सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए। कैसे सरफेस के लिए? सिलिंड्रिकल। प्लस ई डॉट डी ए कौन सा सरफेस के लिए? फ्लैट सरफेस के लिए, पहला सरफेस ऊपर वाला। फिर एक और आएगा क्या? इंटीग्रल ई डॉट डी ए फ्लैट सरफेस। देखो इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना ना, फ्लक्स ऐड करना ना। हाँ खड़े हो जा, फ्लक्स ऐड करना ना। तो यहाँ पे, अरे खड़े हो जा भाई कि एक बोतल पानी मुंह पे मारो, खड़े हो जा। ये सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए है, आपको दिख रहा है? ये कौन सा सरफेस के लिए हो गया? ऊपर वाले फ्लैट सरफेस के लिए। और ये तीनों को ऐड करूंगा तो पूरा क्लोज सरफेस का हो गया ना। मैंने ऐसा अलग अलग क्यों किया? आई टेल यू। लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये वाला जो फ्लैट सरफेस है इसके क्या पैरेलल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इमेजिन करो रॉड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है, तो इस वाले सरफेस के पैरेलल है ना। और हमने पढ़ा था पैरेलल जब जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स कितना होता है? तो क्या इससे भी फ्लक्स जीरो और इससे भी फ्लक्स जीरो? बोलो बचा कौन सा सरफेस? अरे समझ आ रहा है पिछला लेक्चर? तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करो। देखो बुक से मैंने बताया था सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है? उसके परपेंडिकुलर ना। तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? तो हर पॉइंट पे होगा, यस और नो? क्लियर है? तो ये पहले लिख लेना। अब मेरे को बताओ, मैं बोल सकता हूँ ना फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस। कैसा सरफेस? फॉर, इसलिए पहला वाला डेरिवेशन बहुत आराम से बताया था कि आगे अपने को फटाफट काम आएगा। फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस ई इज पैरेलल टू डी ए लिख सकता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। ई को बाहर ले लो तो देयरफॉर ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रल डी ए। अब इधर क्लोज मत कर देना क्योंकि इधर अब कौन सा सरफेस बचा? सिर्फ पूरा गॉसियन सरफेस नहीं बचा ना। इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय। अच्छा बताओ, तो यहाँ पे किसका एरिया चाहिए अपने को? सिर्फ सिलेंडर का सरफेस एरिया। कैसे निकालते हैं? एनीवन? अरे सरकमफरेंस इनटू लेंथ। बहुत सारी चूड़ियां एक के ऊपर एक रख दो, जितना सरकमफरेंस होगा उसी को ऐड कर दो, मिल गया ना सरफेस एरिया। अरे है ना? तो कितना हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितना है? इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय, क्या एल से एल कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो E कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर। या तो आप साथ में लिख सकते हो। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखो ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्यों पता है? क्या आ जाएगा ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? के। तो ई कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाय आर। तो एक कैसे रॉड के लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का। कितने लेंथ का? आंसर में लेंथ आया है क्या? आंसर में क्या है? लैम्डा और आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि चार्ज डेंसिटी कितना है और परपेंडिकुलर आर क्या है यहाँ पे? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड। ठीक है ना? फटाफट जरा लिखो, फिर इसके जरा प्यारे प्यारे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। बोले भाई यार तेरे को नींद आ जा रही है, कॉफी चाय पिएगा कुछ? है पिएगा तो मेरे लिए भी लेकर आ जा, बैठ जा। ये रफ कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरा मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया भाई? बाहर ऑफिस में रखा है क्या? मेरा मोबाइल है क्या सर?
है मतलब है ना? अच्छा ले लूँ मैं, मेरा उधर ही है, चलेगा। कहाँ पे? मैम मेरा मोबाइल सर ने रखा है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं घबरा गया, ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे, मिल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। यहाँ तो काफ़ी कूल टेम्परेचर है यार। नहीं, आगे थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, बेरेबल है। ये भाई डेरिवेशन की हवा लग रही है कि नहीं? नहीं लग तो रही है। जब हाँ बराबर है। यहाँ ई क्या रहेगा? इनवर्स। अच्छा इधर आर को जीरो कर दिया तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? आर को जीरो पहुंच अगर पुट कर दिया अपन ने तो हम कहाँ पर होंगे स्पेस में? रॉड पे, और वहाँ पे सरफेस पे, रॉड के सरफेस पे, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चार्ज रखा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती है। डन। ये बेटा थोड़ा फटाफट हाथ चलाओ यार, तुम लोग इतना आराम से सिर्फ ड्राइंग ही बनाएगा तो फिर डेरिवेशन कब करेगा? बॉयज शांति से बना लो भाई, पहले कंप्लीट कर लो। रीजन लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेसेस के लिए जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सरफेसेस के लिए जीरो क्यों हुआ, वो रीजन तुम्हारी बुक में मेंशन्ड होना चाहिए। मैं अभी आके चेक करूंगा। पीछे तक पता है ना, दोनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स जीरो क्यों हुआ? क्यों हुआ? अरे दोनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स जीरो क्यों हुआ? ये तीसरी बेंच महिला मंडल, यस हाँ। कौन जा रहा है पैरेलल? शक्तिमान। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। अब पेंसिल से बनाते हो? वैसे मैंने ले लिया था ये वाला भी, ऑफिस में रखा हुआ था। थैंक यू। इतना सारा नोट्स का पॉइंट बना लेते बेटा तू। हर लेक्चर में ऐसा करती है कि इसी चैप्टर में कर रही है? कोई कोई चैप्टर जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है वो, कि जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो? तुम्हें बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक का तो नाम ही मतलब, वो तो जितने लोगों ने बैठ के बनाया उन लोग को बैठ के पहले 21 तोपों की सलामी दो। शर्त यह है कि तोप उन्हीं के सामने रखी हो जितने लोगों ने सिलेबस डिज़ाइन किया है।
पता नहीं किसका बदला तुमसे लिया जा रहा है। उनकी अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, क्या हो गया भगवान जाने, सिलेबस फाइनलाइज करते समय। बोला चाची का झगड़ा हो गया, कौन है रे? ए हुआ, बस अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, थोड़ा फटाफट। पढ़ते समय भी सोचोगे, लिखते समय भी सोचोगे तो कैसे चलेगा? ये बिजली का रफ्तार थोड़ी है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया याद है? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? लेंथ तो कैंसल आउट हुआ, सही है। छोड़ जाए, ई का वैल्यू या के का वैल्यू? के का वैल्यू, शाबाश। हाँ रे भाई, और कैसे बताओ? चले क्वेश्चन करें। चले बेटा क्वेश्चन देख। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रॉड? परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना? परपेंडिकुलर टू द रॉड। अभी ध्यान देगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं। सिंपल दो टफ दो? पहले थोड़ा सिंपल देता हूं, है ना, ताकि तुम मतलब एटलीस्ट एक बार चीजों को हजम तो कर पाओ यहाँ चल क्या रहा है। अपन एक इनफाइनाइट रॉड मैंने इसमें लगा दिया है, एक्स एक्सिस के अलावा। कैसा रॉड? प्लस लैम्डा वाला, तुम समझ जाना, है ना? दोनों तरफ से इनफाइनाइट होना चाहिए। और एक मैंने किधर लगा दिया? अलोंग वाई एक्सिस। बट ये निगेटिव चार्ज है एंड निगेटिव लैम्डा। क्लियर है? अपने को एक पॉइंट दिया है 2,2। कितना पॉइंट दिया हुआ है? यहां पे अपने को पूछा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ रॉड्स एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे दोनों रॉड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। चलो शुरू हो जाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करो। क्वेश्चन समझ आया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर है। डायरेक्शन की बात नहीं करते हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। हर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होती है ना? करंट स्केलर है।
करंट में क्यों नहीं मैटर करता? तुम्हारे मैंने बताया था क्या? तुम्हारे बैच में मैं ले चुका हूँ? नहीं, मैं नहीं बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में। हाँ ठीक है, ए छोड़ो सब। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो उसको आप वेक्टरली ऐड भी करोगे। तो पॉइंट ए पे दोनों रॉड की वजह से पहले आप फाइंड आउट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। बनाओ वहां पॉइंट ए पे ना पॉजिटिव रॉड की वजह से एंड निगेटिव रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ। अरे नहीं समझ आया? पॉइंट ए पे, हाँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सॉरी दोनों रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस की वजह से, उसको शो करो। तब आपको पता चलेगा कि दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना है, तब आप वेक्टरली ऐड कर पाओगे ना। अरे याद नहीं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। शाबाश, तुम्हें वेक्टर्स ही नहीं याद है। ए मेरे भाई किधर किधर ध्यान है तेरा? वेक्टर याद है कि नहीं क्लास 11th का? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए फॉर्मूला था ना कुछ, क्या मैडम? देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव रॉड के, जब मैं कुछ बोलना शुरू करो तो मत करो बात, तो पीछे वाले भाई मेरे सुन ले। पॉजिटिव रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपवर्ड, अवे फ्रॉम द रॉड। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टूवर्ड्स द रॉड। दोनों कैसे हुए एक दूसरे के? ई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज की रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। आर कितना है? 2 ही है ना, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है? k लैम्डा। निगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाय आर। इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो ये 2 कैंसिल हो के आंसर कितना आ जाएगा? k लैम्डा। जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट आता है यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता है √2 टाइम्स ऑफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? √2k लैम्डा। ये √2 इसलिए आया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, है ना। ये था आसान वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? आसान वाला क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। हल्का सा ट्रिकी दूंगा, ठीक है? लिखा क्या भाई सबने? चले अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन देख क्या है। अपने पास एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, ठीक है, प्लस लैम्डा चार्ज। ग्राउंड पे रखी, किस पे रखी हुई है? ग्राउंड पे। यहां पे एक चार्ज है Q और M, ठीक है। ये डिस्टेंस है R, ये R कितना भी हो सकता है। अपने को पूछा है फाइंड डिस्टेंस R फ्रॉम रॉड। एक तुम्हें समझ में आ रहा है ना, पॉइंट चार्ज है। हाँ, फाइंड डिस्टेंस R फ्रॉम रॉड such that after we release the point charge,
इट शुड लेविटेट। लेविटेट समझ में आता है? इट शुड लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है कि उसी पॉइंट पे बना रहे, जब तक कोई आगे ना ढकेले, आगे ना जाए, पीछे ना ढकेले, उधर ही बना रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, वहीं पे हवे में फ्लोट का, फ्लोट लिख दो। मास दे दिया है तो अभी कौन सा फोर्स आ जाएगा? अरे मास के mg ना, वो फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ फटाफट। तो अभी तक बेटा पीछे वाला लिखा ही नहीं, क्या हीरो क्या कर रहा था? छोड़, अब आगे वाला लिख, आगे वाला कर चल। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नीट की। कौन सा टारगेट है? कॉलेज सोचा नहीं है ज्यादा? अपने गली के क्लिनिक में तो नहीं प्रैक्टिस करना चाहता ना? जिस हिसाब से तैयारी चल रही, मेरे को नहीं लग रहा है नीट में कोई रैंक बनेगी। नीट में एम्स के लिए मिनिमम कितनी रैंक चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए बोला उसको? अपने को नीट में मिनिमम कितने मार्क्स आ जाने चाहिए कि एम्स पक्का? ए भाई ये तुम लोग अपना करो ना यार। यार तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट इतना डेटा तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, कितनी रैंक, कितने मार्क्स, किस पे क्या कॉलेज मिलेगा। एटलीस्ट जो पिछले 2-3 सालों तक ट्रेंड चला आ रहा है उसके बारे में तो हिसाब रखो। सब क्वेश्चन ही लिखते रहोगे, कोई हिंट भी देगा मुझे? बताओ भाई, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है? अरे एमजी उसे किधर खींचेगा? नीचे की तरफ। फ्लोट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एक अपवर्ड फोर्स ना। वो अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है? रॉड दे रहा है। वही बात नहीं है। रॉड चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, क्या वो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड? क्यों भाई, क्यों अपवर्ड लगेगा बताइए मोहतरमा? थर्ड बेंच। हाँ, रॉड जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड क्यों लगेगा? आप बताओ ओ मैडम। पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो चार्ज पॉजिटिव है, उस पर फोर्स भी ऊपर ही लगेगा। जब तक दोनों फोर्स बराबर ना हो तब तक वो फ्लोट कर पाएगा क्या? फ्लोट मतलब नेट फोर्स 0। अरे मैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे छोड़ू, ये नीचे क्यों गिर रहा है? बट अगर मान लो मैंने एक धागे से इसके बांध के रखा सीलिंग पे और फिर छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा क्या? क्यों? पकड़ा है ऊपर से। वाह, क्या फिजिक्स वाला आंसर दिया, ऊपर से पकड़ा हुआ है। एक अपवर्ड फोर्स है ना जो mg को अपोज कर रहा है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए। फ्लोट कब करेगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स, रॉड वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? अपवर्ड फोर्स के। रॉड ही तो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, mg के बराबर। ठीक है, बस कर दो, मिल जाएगा r का वैल्यू। ऐसे ना करो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो सब। थोड़ा दिमाग पहले जोर लगाना पड़ेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चक्का जाम हो गया है ना, तो थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, पता है कि नहीं?
हो जाएगा कि बताऊं? बताऊं? हाँ, फोर्स ऑन चार्ज का फॉर्मूला क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला क्या है? चुप रहे, के की बार अपॉन आर स्क्वायर, कुछ भी, वो कूलॉम्स लॉ है। और वो सिर्फ और सिर्फ, तुम्हें शायद ये नहीं बताया होगा, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दोनों चार्जेस शुड बी पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और एक क्या है? एक्सटेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक एक्सटेंडेड चार्ज है। कैसा चार्ज है? एक्सटेंडेड बॉडी है ना। तो इस केस में जब आप फोर्स निकालते हो तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, तब आपको क्या लगाना पड़ता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाना पड़ता है? तो चार्ज कौन सा? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? अरे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? रॉड की वजह। अच्छा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज खुद पे ही फोर्स लगाएगा। वाह, ये होशियारी देख रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। देखो, इसका फ्री बॉडी एफबीडी बनाने आता है कि नहीं? शाबाश। देखो, एफबीडी क्या होता है ये पूछ रहे हो? फ्री बॉडी डायग्राम वैसे बहुत फर्जी नाम है, उसका रियल फॉर्म है, तू बस यही एक शब्द लेके जाना घर। आज क्या सीखा? फर्जी, है ना। देख, ये चार्ज क्यों है? एफबीडी मतलब फोर्स बॉडी डायग्राम। पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन से डायरेक्शन में, वो जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एफबीडी। चार्ज है, इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा mg नीचे, और दूसरा मैंने क्या बोला है? इन केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी फोर्स कैसे लिखते हैं? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज तो ये हुआ, पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सबका, तो बाकी इसके अलावा है कौन? रॉड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका लेंगे? रॉड का। फ्लोट करने के लिए इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सो टू फ्लोट प्लस क्यू, दिस क्यू इंटू ई रॉड, दिस शुड बी इक्वल्स टू किसके? mg के। और ई रॉड कितना हो जाएगा? अभी तो पढ़ा था 2k लैम्डा बाय आर, हो जाएगा 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, इज इक्वल्स टू mg। अपने से क्या पूछा है क्वेश्चन? आर ही पूछा है ना। आर को रीअरेंज कर दो तो आर कितना हो जाएगा? mg नीचे जाएगा, 2kq लैम्डा बाय mg। अगर मुझे वैल्यू दिया होता तो मैं वैल्यू पुट करके एक प्यारा सा आंसर दे देता। नहीं, इसको डबल स्टार मत करो, ये है इसका आंसर। हाँ, अब ऑप्शन में आपको k की जगह ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दिया जा सकता है, तो वो 4 और 2 कैंसिल होके क्या बचेगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन में वो भी होगा, तो आप सिंप्लीफाई करना मत भूलना। इट डिपेंड्स आपको ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। चले आगे बढ़े, फटाफट लिख लो भाई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin infinite sheet। कैसा शीट है? यूनिफॉर्मली चार्ज और थिन इनफाइनाइट शीट। ठीक है। डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो? डिस्क नहीं? अरे फिर 11th में तुम्हें क्या करवाया? 11th में तो ये सारी चीज़ें करा देते हैं, रॉड, डिस्क, आर्क लेंथ, सारी चीज़ें। ये सारे क्वेश्चन भी तुम्हारे 11th के ही हैं। ये तो अभी करा दे रहा हूँ क्योंकि आ गया टॉपिक तो करा देता हूँ। अब जो जो टॉपिक नहीं आएगा वो टॉपिक के क्वेश्चन तो छूट ही गए तुम्हारे 11th के, क्योंकि अपन शुरुआत 12th से कर रहे हैं ना। क्योंकि मुझे बोला कि आपको 11th का पढ़ा दिया गया 11th में, 11th तक का इलेक्ट्रोस्टैट।
हो गया हो तो फिर बढ़े आगे, लिख लिया है। सेम वही चीज़ करने वाले हैं, पूरा गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड, बट किसकी वजह से निकालेंगे, इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट शीट को भी दिखाने का तरीका है, देखा अब 2D सरफेस पे 3D शीट कैसे दिखाया जा सकता है, थोड़ा सा ऐसा, जैसे अगर शीट को आप ऐसा सामने से देखो तो एक लाइन दिखेगी, पर हल्का सा ऐसा टेढ़ा करो तो ऐसे एक टिल्टेड सरफेस दिखेगा ना, वही दिखा रहे। दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3D सरफेस या 3D बॉडी ऑन अ 2D प्लेन, इसलिए थोड़ा टिल्टेड सर्कल। जब एक छोड़ो, यहाँ पे ज़्यादा बता दूंगा ना तो हजम नहीं हो पाता, परेशान हो जाओगे, इसलिए सब इनफाइनाइट है। अच्छा, बच्चों को लगता है ना सिर्फ इधर से इनफाइनाइट है, पूरा समझ रहे हो ना, हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, ये बता देना ज़रूरी है, नहीं तो जनरली बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि सर आपने तो बस ऊपर नीचे ड्रॉ किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों तरफ से इनफाइनाइट शीट है। अब शीट है तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर नहीं है, शीट है, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज दे रखा है हम लोग ने, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है कितना, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब बताओ यहाँ स्फीयर बनाया जा सकता है कि नहीं, हम स्फीयर को गॉसियन सरफेस ले सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, हाँ ले सकते हैं, पर उससे अपना काम होएगा क्या, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए कौन सा शेप सिमेट्रिक है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ बोल यार, क्यूब। कौन बोला ये, करेक्ट। ये जनरली बच्चा बोलता नहीं है, उसका दिमाग नहीं चलता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी सिलेंडर दिखाया, पर आप एक क्यूब भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप इस इनफाइनाइट, चले खुश मत हो, देखो आप यहाँ पे ना आप यहाँ पे ना इस पूरी शीट को ना इनफाइनाइट रॉड्स का कलेक्शन अज्यूम कर सकते हो। तो एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर, तो सारे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना चाहते हैं जो हर पूरे सरफेस के एवरी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो। तो आप या तो सिलेंडर बना सकते हो या तो क्यूब बना सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में सिलेंडर दिया इसलिए मैं सिलेंडर से समझाऊंगा, बट याद रखना आप क्या बना सकते हो, क्यूब भी बना सकते हो, ठीक है। जब फॉरेन ऑथर्स की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो लोग सिलेंडर विंडर लेके नहीं सॉल्व करते, क्यूब लेके सॉल्व करते हैं, फटाफट हो जाता है, ईजी रहता है। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा न लगे टीचर अनपढ़ है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपन एक सिलेंडर ले लेते हैं, देखा, अब ये सिलेंडर किसके आर पार जा रहा है, इस सरफेस के। तो इसको दिखाने का तरीका तुमको समझ में आ रही है, दिस इज जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो रहा है क्या, ग्लिच तो नहीं लग रहा ना। समझ में आया, आर पर 3D। इसका सरफेस एरिया कितना ले लेते हैं, इसका सरफेस एरिया ले लेते हैं कैपिटल ए, तो इसका भी कितना हो जाएगा कैपिटल ए, तो इसका भी कितना हो गया, समझ में आ रही है बात, सही है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट सपोज आर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी कितना होगा, सिमेट्रिक लेना है ना, क्लियर है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने क्या बोला, ये मान लेते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स। तो रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सबकी वजह से क्या परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा क्या, बोलो, नहीं समझ में आया। इधर क्यों दिखा रहे सर, बीच में नहीं होगा क्या, पूरा है बेटा, इधर बस हम लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। पॉजिटिव चार्ज है ना, देख पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा, सिर्फ आगे ही नहीं आएगा। चार्ज एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, अरे बोलो समझ आ रही बात। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो क्या मैं बोलूँ इधर भी ई हो सकता है, क्यों बताओ, क्यों, डिस्टेंस सेम, कैसा क्या सेम है,
आप मेरे को बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो वो चार्ज कितना होगा, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, क्या वो सिग्मा इंटू ए होगा क्या? क्योंकि पूरे सरफेस में बस इतना ही एरिया है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी सब तो गॉसियन सरफेस के बाहर है। अरे नहीं समझ आया, गॉस लॉ यूज कर लें, कर सकते हैं, गॉस लॉ यूज करो। चलो क्या है स्टेटमेंट गॉस लॉ का? इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय, क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा ए बाय, ठीक है। ओ भाई रुक जाए यार, लेके भाग जाऊंगा क्या? ये हो गया, चलो नहीं ना, ये क्लोज सरफेस है। फिर यहाँ पे इसको 3 टुकड़ों में बांटेंगे। कौन कौन से टुकड़ों में भाई? एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस, और कौन सा? फ्लैट 1 और फ्लैट 2, ठीक है ना। अब ये तुम इसको लिख लेना, मेरे तरह लावारिस मत छोड़ना। क्या लिखोगे इधर बीच में? फ्लैट हो क्या, 2BHK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाय। आप मेरे को बताओ इस वाले केस में इन तीनों में से कौन कौन सा इंटीग्रल 0 होगा, सोच के बताना। पूरा दिमाग का जोर लगाओ और सही आंसर दो। सिर्फ सिलिंड्रिकल सरफेस 0 होगा। क्यों भाई? उसके पैरेलल है, समझ रहा है? दिमाग का जोर लगाया, पेज पलटा कि ये दोनों 0 था, अब इधर ये कैसे 0 हुआ? अच्छा ठीक है, तो को समझ में आया ना? है ठीक। अच्छा मेरे को बताओ, जितना फ्लक्स पहले वाले सरफेस से जा रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे वाले से जाएगा क्या? क्यों? डिस्टेंस सेम है दोनों का, सिमेट्रिक है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, देखो फॉर फ्लैट सरफेसेस E इज डायरेक्ट, E पैरेलल टू D है, दिख रहा है? तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। और ये दोनों फ्लक्स सेम होगा क्या? दोनों फ्लक्स क्या होगा? बता भाई, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ हाँ, क्यों सेम होएगा भाई? आपको ही पूछ रहा हूँ, सेकंड लास्ट बेंच। एरिया सेम है ना। फ्लक्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। एरिया भी सेम है और डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसलिए फ्लक्स भी सेम है। थोड़ा ध्यान देके, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ EDA हो जाएगा क्या? डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए बाय E बाहर ले लो, 2E इंटीग्रल DA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय। अच्छा बताओ, अब ये किसका एरिया है? फ्लैट सरफेस का एरिया कितना लिया अपन ने? ए लिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2E इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय, ए से ए कैंसिल, तो E इक्वल्स टू कितना आया? सिग्मा बाय, यही आंसर है। लिख लो फटाफट। डबल स्टार का मतलब नहीं, याद रहना चाहिए। डबल स्टार का मतलब याद रहना। हाँ अरे 7:30 बज गया। यस, जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन करा के फिर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई। थोड़ा अच्छे से बनाना, बोर्ड पे ड्राइंग वैसे ही थोड़ी गंदी बनती है, तो अपने बुक में मत बना देना गंदी। 2D का 3D फिगर ऐसे ही बनता है, थोड़ा टिल्ट कर दो।
अच्छा बच्चों, मेरे को बताओ ये थिन रॉड है कि थिन शीट है? शीट है। कैसे पता चल रहा है? नहीं तो कैसे मालूम पड़ा? साइड व्यू सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसलिए ये रॉड नहीं, ये क्या है? शीट है। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कैसा बना रहा हूं, ध्यान दो। एक अपन ने थ्रेड नॉट किया है, उस थ्रेड पे एंड में ना एक बॉब रख दिया है। इस बॉब को अपन ने कुछ चार्ज दिया है Q और उसका मास है M। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या ये इसको रिपेल करेगा? तो ये बॉब आगे की तरफ भागेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ऑसिलेट करेगा, पर अपन धीरे धीरे अगर स्लोली इसको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? रुकेगा। तो ये एंगल कितना है? थीटा। अपने को बोला है फाइंड थीटा वेयर नेट फोर्स, कैसा फोर्स? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q शुड बी 0। ये मैं तुम्हें डायरेक्टली ले दे रहा हूं, पर जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला रहेगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। रुक जाओ यार, कुछ बता रहा हूं, देख लो जरा, तुम्हारी फायदे के लिए बता रहा हूं, मैं खुद को थोड़ी पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड थीटा वेयर Q इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में ऐसा आएगा, है ना? इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स 0। तो इस वाले केस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मेरे चार्ज के ऊपर, बता सकता है कोई? इस वाले केस में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो ग्रेविटेशन है, mg डाउनवर्ड लगेगा, सही है भाई। और कौन सा? पॉजिटिव चार्ज की इस पॉजिटिव शीट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है Q E ड्यू टू थिन शीट, है ना? और एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स। ये दोनों मिलकर इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा क्या, बताओ मेरे को? और ये रिजल्टेंट किसे बैलेंस करेगा? टेंशन को। तभी तो ये नेट फोर्स 0 होगा। समझ रहे हो? जनरली टीचर इसको कैसे समझाते हैं? टेंशन का 2 कंपोनेंट लेते हैं, इक्वेट फालतू टाइम वेस्ट तरीका। कैसा तरीका? अपने को क्या मालूम है? mg और इसके वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो टेंशन को बैलेंस करेगा, इतना अपने को पता है। इससे एग्री करते हो कि नहीं? और ये जो नेट फोर्स है, क्या ये इस टेंशन के अलाउंग ही लगना चाहिए कि कहीं भी लग सकता है? तभी तो कैंसल आउट करेगा ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया? अब जादू देख, mg इधर लग रहा है, इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। क्या शिफ्ट कर सकता हूं? तो ये कौन सा हो गया? Q E ड्यू टू शीट। देखिए एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, याद है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो क्या रिजल्टेंट इधर बनेगा? और ये एंगल कितना है? तो ट्रायंगल में मेरे को थीटा ही चाहिए ना। tan थीटा कितना हो जाएगा, बता दे भाई मेरे को। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या है अपोजिट? Q E ड्यू टू शीट और डिवाइड बाय mg। E ड्यू टू थिन शीट कितना आता है? अरे अभी पढ़ा है भाई, रो है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। यही आंसर। समझा? ये जेई मेंस में भी आ चुका है, एक बार एडवांस में भी पूछा जा चुका है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो।